हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे द जिग्नेश में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो रुक्मिणी का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है, इसमें टोटल 9000 प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यू। इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उसमें सारे इसमें दिए गए हैं। तो आज हम देखने वाले हिस्ट्री का क्लास 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई चैनल बने हैं तो कृपया बीजे द जिग्नेश चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य करें। देखिए, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रागैतिहासिक काल का जो प्रश्न देखिए, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास के बीच की अवधि क्या कहते हैं। देखिए, आदि इतिहास काल और इतिहास के बीच की अवधि है ना, इसे प्रागैतिहासिक काल कहता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो। अगला है, पाषाण युग में की भीमबेटका गुफा में पाई जाने वाली चित्रकारी की सामान्य प्रसंग क्या है। पाषाण युग की भीमबेटका गुफाओं में जो पाई जाती है चित्रकारी, उसका सामान्य प्रसंग क्या है। तो देखिए, शिकार के दृश्य, स्त्री एवं पुरुष, आग जलाना इत्यादि के साक्ष्य मिला किसे मिला है, तो भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। सब ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भीमबेटका के क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है। भीमबेटका के क्षेत्र से प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत का साक्ष्य क्या है, तो चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारियां हैं। नेक्स्ट है, एडक्कल, भीमबेटका और लखुड़ियार की गुफाओं में कौन सा कलात्मक क्रियात्मक देखने को समान मिलता है। देखिए, तीनों क्या है, पाषाण युग के शैल में एवं चित्र का सबूत मिलता है। अगला देखते हैं, किस अवधि में चूना पत्थर, किस अवधि में पत्थर कला की ज्यामितीय रूपरेखा जैसी वृत्त, समचतुर्भुज, सूर्य, फूल से संबंधित है। इत्यादि किसमें, यह देखिए महापाषाण काल की समाप्ति और लौह युग की शुरुआत के समय दिया गया है। अगला है, एपिग्राफी से आप क्या समझते हैं। देखिए, एपिग्राफी क्या होता है, शिलालेखों के अध्ययन क्या कहता है, एपिग्राफी कहते हैं। जबकि सिक्कों के अध्ययन क्या कहता है, यह भी प्रश्न देखिए रेल में पूछा गया है कि सिक्कों के अध्ययन क्या कहता है। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहता है। क्या कहता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स, जबकि एपिग्राफी जो होता है यह शिलालेखों के अध्ययन को कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। यह होगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं साक्ष्य के प्राग ऐतिहासिक काल की सही कालानुक्रम है। देखिए, मानव गतिविधि एवं जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके सीरियल वाइज जो है कालक्रम क्या है। देखिए, पहले पुरापाषाण काल, फिर आया मध्यपाषाण काल, उसके बाद आया नवपाषाण काल। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहले पहिए किसके बने थे। देखिए, जैसा आप जानते होंगे, पहिए जो सबसे पहले किसका बना था, यह लकड़ी का बनाया गया था। किसका, लकड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह होगा ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह क्या है, ईंट के बने भवन। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते थे। देखिए, यहाँ देखिए, विष्णु का उस टाइम पूजन होता है, विष्णु भगवान का। इसके अलावा शिव, कबूतर, स्वास्तिक इत्यादि के चिन्ह मिले हैं। तो क्या होगा, इन तीनों की पूजा किया करते हैं, जबकि विष्णु भगवान का वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला देखते हैं, धौलावीरा एवं पूरा पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है। यह होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यह पशुपति की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, पशुपति की पूजा करते क्या, सिंधु घाटी के लोग। देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर वर्तमान में कहाँ है, एक पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह नेपाल में अवस्थित है। अगला देखते हैं, भारत में अगला है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो पहला किला है यह फोर्ट सेंट जॉर्ज है। कौन सा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है, किसका विकास 3000 बीसी से मालवा के दक्षिण एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी के क्षेत्र में हुआ था। यह होगा सिंधु सभ्यता का विकास। कौन सा, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके नाम ग्रीक भाषा में आया था जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ये देखिए क्या है, आर्यवर्त या भारत। भारत का अर्थ क्या है, आर्यवर्त होगा। ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ क्या है, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। ये कौन सा नहीं था, तो होगा आजमगढ़। देखिए, आजमगढ़ जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं था, जबकि हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो इत्यादि क्या था, सब थे। अगला देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की पुरानी है, कितनी पुरानी है, तो होगा 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह 3000 वर्ष पुरानी है और यह दक्षिण गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है, ये देखिए, सिंधी। मोहनजोदड़ो का जो नाम है इसका अर्थ मुर्दों का टीला है। किसका, सिंधी में है।
ये हिंदी फारसी इत्यादि में नहीं है, बल्कि सिंधी में इसका अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है एवं यह अस्तित्व में कब आया, तब 2500 ईसा पूर्व। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब अस्तित्व में आया था, तब 2500 ईसा पूर्व। कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास इनमें से कौन सा शामिल है, क्या होगा, शहर विकास। कांस्य युग सभ्यता का जो महत्वपूर्ण विकास है, इसका निकाय कौन सा शामिल है, शहर विकास। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पंजाब भारत में स्थित है, ये होगा रोपड़। कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण किसके सीप से प्राप्त हुआ था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण होता था ना, यह सीप कहाँ से प्राप्त किया था, यह होगा नागेश्वरम से। कहाँ से, नागेश्वर से। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश मानक जो मोहरें हैं, यह किस प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है, जो 2x2 की विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यवहारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्या हो, अस्टेटाइट का, क्या, अस्टेटाइट का वो मुहर बना होता था। विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध जो है कांसे की नर्तकी जो प्रतिमा है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। क्या है, जिसे हम नटराज की मूर्ति भी कहते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। नर्तकी की कांसे की प्रतिमा कहाँ से पाई गई थी, यह होगा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य की जो प्रतिमा है, यह कहाँ से पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो से। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, यह होगा हड़प्पा। कौन सा था, हड़प्पा। पशुपति किस काल से मनाया जाता है, यह होगा हड़प्पा संस्कृति से। पशुपति जो है यह किस काल से मनाता है, तो हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन की सामग्री का उपयोग किया गया था, यह होगा तप्त मिट्टी के ईंटें। हड़प्पा वासी जो अपने घर बनाए थे ना भवन निर्माण के लिए, वह तप्त मिट्टी की ईंट मतलब पका हुआ ईंट था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के स्थित है, देखिए हड़प्पा जो है यह रावी नदी किनारे स्थित है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर जो कालीबंगा है, यह कहाँ है। देखिए, कालीबंगा जो इस टाइम का शहर था, यह राजस्थान में है। और रोपड़ कहाँ है, रोपड़ जो है यह पंजाब में है। और दायमाबाद हरियाणा में है। पुरातत्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, यह है फर्दर एक्सकवेंशन एट मोहनजोदड़ो। फर्दर एक्सकवेंशन एट मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था, वो कौन थे, यह था क्या, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, यह होगा हड़प्पा से। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो जो नटराज की मूर्ति थी, यह कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था। देखिए, उरुक जो था ना, यह नहीं था, जबकि लोथल क्या था, लोथल जो बंदरगाह था, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या था, लोथल था। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब क्या थे, सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि उरुक उससे संबंधित नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, ये होगा रेम व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा किया गया था, ये होगा आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसका खोज, मोहनजोदड़ो की खुदाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, यह होगा मांडा। इसके अलावा बालाकोट, चंद्रदुलो एवं नागेश्वर में क्या है, हड़प्पा का शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। देखिए, बैल का चित्र हमेशा देखा जाता था। कौन सा, बैल का चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना एवं सीप काटना, धातु की वस्तुएं काटना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, यह था चन्हुदड़ो। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाने की कला था, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण इत्यादि जो है ना, यह कहाँ से मिला था, चन्हुदड़ो से मिला था। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। देखिए, तो धौलावीरा कहाँ है, यह गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा कहाँ है, यह गुजरात में है। अगला, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के सामग्री का उपयोग क्या है, उपयोग किया था किस सामग्री का। देखिए, यह हड़प्पा सभ्यता से मिला था, लेकिन यह कार्नेलियम पत्थर था। उस टाइम का जो पत्थर था क्या था, कार्नेलियम का। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य से पानी को ढलान की रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, उसे क्या कहते थे,
कनात कहते थे। देखिए प्राचीन समय के जो भूमिगत जल की प्रणाली थी जिसे गुरुत्वाकर्षण खींचा था उसे कहते हैं कनात कहते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए जैसे आप जानते हैं मोहनजोदड़ो क्या है, वर्तमान में पाकिस्तान में है और सिंध में है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस स्थान पर स्थित? देखिए सुरकोटदा जो है यहाँ से क्या मिले थे, तो घोड़े का जो हड्डी के अवशेष है ना ये मिले थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि घोड़े की हड्डी का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। तो यह कहाँ है, एक गुजरात में है। अगला देखें सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का अर्थ शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? यह मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में शब्द अर्थ है ना क्या है, मृतकों का टीला। अगला है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? यह होगा रावी नदी किनारे। देखिए हड़प्पा शहर जो है ना यह रावी नदी किनारे है। अगला है धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है, तो देखिए गुजरात राज्य में है। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था, तो आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में जो पाया गया था विशाल स्नानागार यह क्या था, आयताकार टैंक था। अगला है सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी होती थी? यह था वर्गाकार। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर उपयोग किया था ना यह मैक्सिमम क्या था, तो यह वर्गाकार होता था। अगला है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? यह होगा रावी नदी के तट पर। देखिए एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के विभिन्न एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो कृपया उससे प्रीवियस जितने भी प्रश्न है ना उससे आप ध्यान से पढ़िएगा। तो अगला देखते हैं सिंधु सभ्यता इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? यह होगा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों, देखिए जलाशयों का स्थान साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह होगा धौलावीरा से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शस्त्र से उद्धृत किया गया है? यह होगा देखिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ना यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अलग सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? देखिए तो सत्य की ही विजय होती है, इसका जानते होंगे सत्यमेव जयते क्या है, सत्य की विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो क्या है, सत्यमेव जयते हैं। ऐसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति के लेखक कौन है? देखिए लेखक है पाणिनि। जो मनुस्मृति के लेखक या पाणिनि है, तो यह किस भाषा का है? संस्कृत के हैं। कौन सा? पाणिनि जो लिखे हैं संस्कृत में मनुस्मृति। यह भारतीय प्राचीन कानूनी दस्तावेज है। इसे कानून का पॉलिटी भी कर सकते हैं आप, प्राचीन काल का। नेक्स्ट है प्राचीन काल का संविधान के लेखक कौन थे? मनुस्मृति, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि थे। कौन? पाणिनि। नेक्स्ट है कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच जो बातचीत दर्ज हुआ था, निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो क्या होगा, यह यम थे, यमराज से बात कर रहे थे। कौन? ये भगवान यम लिखा गया है। तो जो नचिकेता थे ना यह यमराज से बात कर रहे थे। अगला देखते हैं किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया? देखिए पांडवों ने सबसे पहले क्या था, दिल्ली शहर की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन से वेद संगीत का वर्णन? देखिए जैसा कि हम जानते होंगे साम वेद में क्या है, संगीत का अर्थ है। देखिए अथर्ववेद में क्या होता है, देखिए इसमें जादू टोना इत्यादि जो टोटका उटका होता है इसमें अर्थवेद का होता है। जबकि यजुर्वेद में क्या होता है, तो वेद मंत्रों की जानकारी है। और ऋग्वेद जो है यह सर्वाधिक पुराना वेद है। प्रश्न ऐसे आपको पूछ सकता है कि इनमें से सर्वाधिक पुराना वेद कौन सा है, तो वह क्या होता है, ऋग्वेद होता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वशीकरण के बारे में बताता है? देखिए जैसे कि आपको बता चुके हैं कि जादू टोना टोटका जो सब होता है एवं वशीकरण के बारे में बताता है यह है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। और सामवेद जानते हो क्या है? सामवेद में है संगीत का उल्लेख किया गया है। भारत नाम का भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में किया गया है। तो भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में उल्लिखित है। यह किस में किया गया है? तो महाभारत में। जो भरत शब्द का उपयोग है एक राजा के बारे में बताया गया है, यह महाभारत से लिया गया है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद का भी अर्थ कहलाता है? पांचवा वेद, देखिए महाभारत को पांचवा वेद कहलाता है। और महाभारत के लेखक कौन थे? तो द्वैपायन वेदव्यास थे महाभारत के लेखक। और महाभारत को इंग्लिश में अनुवाद प्रथम बार कौन किए थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। नेक्स्ट है उपनिषदों में से भाषा का प्रयोग किया था। देखिए उपनिषद में हमेशा संस्कृत भाषा का उपयोग था। किसमें? जो उपनिषद है ना इसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया था। अगला है देखिए उपनिषद में से उपनिषद मुख्य माने थे। देखिए उपनिषद जो है 108 में से जो 13वां उपनिषद है ना यह प्रमुख माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? देखिए छांदोग्य उपनिषद जो है यह सबसे पुराना उपनिषद है। और उपनिषदों की संख्या कितना है? टोटल 108 है। उसमें सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है?
तो छंदोग्य उपनिषद है। कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। अगला है ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? देखिए 10 से 28 सूक्त में विभाजित किया गया है। इन सूक्तों को ही मंत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 से 28 सूक्त या मंत्र है। देखिए ऋग्वेद में ऐसे सूक्त हैं जिसमें अप्रमाणिक व्याख्यालित भजन शामिल है। ये कितने हैं? देखिए वो उसी प्रश्न को घुमाया गया है। कई बार पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त में विभाजित किया गया है, तो क्या होगा? 10 से 28 सूक्त में। अगला है शक युग का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। कब? सन 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 10 से 28 सूक्त का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? देखिए यह कुल 10 मंडलों में विभाजित है। कौन सा? 10 मंडल। और जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह किसे समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। और यह प्रश्न भी रेलवे में पूछा गया है। रेलवे के अलावा बीपीएससी, बिहार दरोगा इत्यादि से भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ऋग्वेद के 10 से 28 सूक्त में जिसने 10वीं पुस्तक की वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्या कहता है? तो उसे मंडल कहते हैं। अगला है भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप से परिकल्पना की जाती है? यह होगा निर्गुणवादी। और निर्गुणवादी के प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास जी थे। अगला देखते हैं ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है यह वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। कौन सा है? ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? यह होगा न्याय दर्शन। कौन से? न्याय दर्शन। देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि का जो मंदिर है देखिए यह भारत के पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर है ना, गंगा सागर के तट पे इनका कपिल मुनि का मंदिर है। और वहाँ पे गंगा सागर मेला, जो कि भारत में कुंभ मेला लगता है ना, तो भारत का सबसे बड़ा मेला जो है कुंभ मेला है। कुंभ के बाद दूसरा सर्वाधिक धार्मिक मेला जो है यह वही गंगा सागर मेला है, जहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक जानते होंगे, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। नेक्स्ट है देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों गाए जाने सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? यह होगा सामवेद। देखिए जो वैसा मंत्र जिसे गाना गाने के रूप में यूज किया जा सकता है वह किस पुस्तक के बारे में चर्चा किया गया है? तो यह होगा सामवेद में। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा जाता है? देखिए तो इंद्र को क्या कहता है? इंद्र भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर की संधि दिया गया है। किसको? और देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद में जो अग्नि है ना, यह डायरेक्ट इंद्र से या भगवान का दूत बनाता है बातचीत करने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से वेदों के कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? देखिए क्या होगा? जो जितने यज्ञ एवं है ना, यज्ञ बलिदान होता है यह सब यजुर्वेद में होता है। और अथर्ववेद में जानते हो जादू टोटका है। अगला है सामवेद में क्या होता है? सामवेद में संगीत संबंधी वेद को सामवेद कहा जाता है। अगला ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद जो कि सर्वाधिक पुराना वेद है और इसमें मंत्र जाप एवं ईश्वर का जो स्तुति होता है ना वो किया जाता है ऋग्वेद में। अगला देखते हैं, एक सेकंड। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार की मात्रा के समान उस वस्तु को दान दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? देखिए तुलादान। एक तुलादान का जिक्र है जिसमें उस वस्तु के भार के बराबर उस व्यक्ति को तौला जाता था। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।